मेरे प्यारे साथियों, कहानी की शुरुआत होती है एक खूबसूरत से परिवार से, जहां इवान और कैरन नाम के पति पत्नी अपने मासूम से बच्चे के साथ एक सुकून भरी जिंदगी जी रहे होते हैं। कैरन एक आर्ट गैलरी में काम करती थी, तो वहीं इवान एक पेशेवर आर्किटेक्ट था, जिसकी दुनिया उसके डिजाइन्स और घर की दीवारों से जुड़ी थी। एक दिन दोनों ने मिलकर बीच ट्रिप पर जाने का प्लान बनाया। पूरा परिवार इस ट्रिप को लेकर बेहद उत्साहित था, लेकिन ऐन मौके पर इवान को अपने ऑफिस का एक अर्जेंट आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट मिल जाता है, जिस वजह से वह अपनी फैमिली के साथ नहीं जा पाता। इसीलिए कैरन अपने बच्चे के साथ अकेले ही ट्रिप पर निकल जाती है और इवान अपने प्यारे डॉग के साथ घर पर रुक जाता है। रात का वक्त था, बारिश लगातार खिड़कियों पर टकरा रही थी और इवान अपने ड्राइंग रूम में बैठकर अपने काम में डूबा हुआ था। तभी अचानक डोरबेल बजती है। जब वो दरवाजा खोलता है तो सामने खड़ी होती हैं दो लड़कियां, बारिश में पूरी तरह भीगी हुई। उनमें से एक का नाम बेला और दूसरी का नाम जेनेसिस था। वो दोनों इवान से कहती हैं कि वो एक पार्टी में जा रही थीं, लेकिन रास्ता भटक गईं। ऊपर से बारिश ने और मुश्किलें बढ़ा दी। उनकी गाड़ी भी बंद हो चुकी थी। इवान, जो खुद एक संवेदनशील और मददगार इंसान था, उन्हें घर के अंदर आने की इजाजत दे देता है। सबसे पहले वो उन्हें तौलिए देता है और फिर एक लड़की को अपना आईपैड देता है, ताकि वो अपनी पार्टी का लोकेशन ट्रैक कर सके। आईपैड पर देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि पार्टी का स्थान काफी दूर है। इसलिए इवान उनके लिए एक कैब बुक कर देता है, जो लगभग 45 मिनट में पहुंचने वाली थी। बारिश में भीगने के कारण वो दोनों फ्रेश होने के लिए बाथरूम जाती हैं। जब बाहर आती हैं, तब इवान उनके लिए कॉफी बना रहा होता है। बैठते ही कुछ सामान्य बातचीत शुरू होती है। इवान उनसे पूछता है कि वो क्या करती हैं, जिस पर वो बताती हैं कि वो एयर होस्टेस हैं और अपने यात्रियों की पूरी देखभाल करती हैं। धीरे धीरे उनकी बातचीत एक अलग मोड़ लेने लगती है। वो दोनों इवान को अपने काम की झलक दिखाते हुए उसे आकर्षित करने लगती हैं, जिससे इवान थोड़ा असहज महसूस करता है। वह खुद को थोड़ा दूर कर लेता है और दूसरी कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। मोबाइल चेक करने पर उसे पता चलता है कि कैब आने में अभी 20 मिनट बाकी हैं। बातचीत के दौरान वो उन्हें अपनी वाइफ की पेंटिंग्स भी दिखाता है और कैरन के काम के बारे में बताता है। धीरे धीरे वो लड़कियां इवान के और करीब आने लगती हैं, लेकिन इवान बार बार खुद को संयम में रखने की कोशिश करता है। जब कैब के आने में बस 5 मिनट बचते हैं, तो उसे थोड़ी राहत मिलती है। लेकिन तभी बेला और जेनेसिस इवान के ध्यान भटकने का फायदा उठाकर बाथरूम में चली जाती हैं। इवान बाहर से आवाज लगाता है कि तुम्हारे कपड़े सूख चुके हैं और कैब बाहर खड़ी है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। बार बार कहने के बाद भी जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती, तो इवान अपनी आंखों पर हाथ रखकर उनके कपड़े देने बाथरूम के पास जाता है। मगर जैसे ही वह अंदर कदम रखता है, वह देखता है कि दोनों लड़कियां बाथटब में नहा रही थीं, पूरी तरह न्यूड। वो दोनों उसे बुलाने लगती हैं, इवान, तुम भी हमें ज्वाइन करो। इवान साफ इनकार करता है, लेकिन वो दोनों उस पर जबरन चिपकने लगती हैं। बार बार कोशिश करने के बाद भी जब वो पीछे नहीं हटती, तो इवान खुद को रोक नहीं पाता और भावनाओं में बहकर शारीरिक संबंध बना लेता है। पहले बाथरूम और फिर बेडरूम में वो अपनी सीमाओं को तोड़ देता है। उधर कैब ड्राइवर बाहर काफी देर इंतजार करता है, लेकिन जब कोई बाहर नहीं आता, तो वो चुपचाप वहां से चला जाता है। अगली सुबह जैसे ही इवान नींद से जागता है, उसका ध्यान तुरंत ही कमरे की खामोशी की तरफ जाता है। शायद वो दोनों लड़कियां जा चुकी हैं, वो सोचता है, लेकिन तभी रसोई घर से आती हंसी की गूंज उसके चेहरे का रंग उड़ा देती है। वो दौड़ता है किचन की ओर और सामने का मंजर देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। किचन का हाल ऐसा था जैसे किसी तूफान ने आकर उसे रौंद डाला हो। अचानक उसके मोबाइल पर कैरन का वीडियो कॉल आता है। बात करने के लिए वो बाहर चला जाता है। पत्नी से हल्की फुल्की बातचीत के बाद जब वो फिर अंदर आता है, तो उसका पारा 7वें आसमान पर होता है। गुस्से में चीखते हुए कहता है, जल्दी अपने कपड़े पहनो और मेरे घर से दफा हो जाओ। लेकिन जैसे ही वो मुड़ता है, उसकी नजर उस तबाही पर जाती है जो लड़कियां उसकी पत्नी की कलाकारी पर ढा रही थी। अब तो इवान पूरी तरह बेकाबू हो जाता है। मैं अभी पुलिस को कॉल कर रहा हूं, और अगर जेल नहीं जाना चाहती तो फौरन निकलो। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, खेल तो अब शुरू हुआ था। बेला और जेनेसिस ठहाका मारकर हंसने लगती हैं। हम दोनों अंडरेज हैं और कल रात जो हुआ वो एक जुर्म है। अगर तू पुलिस को बुलाएगा तो तुझी को जेल में डाला जाएगा।
ये सुनकर इवान की रूह कांप जाती है। उसे एहसास होता है कि उसने एक ऐसी भूल कर दी है जिसकी कीमत उसकी पूरी जिंदगी हो सकती है। और तभी डोरबेल बजती है। दरवाजा खोलते ही सामने होती है कैरन की दोस्त विवियन, जो सिर्फ यह पूछने आई थी कि उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं। इवान के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती हैं, कहीं बेला और जेनेसिस नजर ना आ जाएं। लेकिन तभी जेनेसिस अचानक बाहर आकर इवान से चिपक जाती है। यह देख विवियन को शक हो जाता है, इसका इस लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। वो गालियां बकती हुई वहां से चली जाती है। अब इवान का सब्र टूट चुका था। वो सच में पुलिस को कॉल करने लगता है। ये देख बेला और जेनेसिस डर जाती हैं और जाने को राजी हो जाती हैं। इवान उन्हें कार में बिठाकर एक अनजान से घर के पास छोड़ आता है। जब वो वापस लौटता है तो देखता है कि घर की हालत एक बार फिर बर्बादी की तस्वीर बनी हुई है। वो खुद से नाराज होकर पहले सफाई करता है और फिर अपनी आर्किटेक्ट की फाइलों में खो जाता है। तभी एक आवाज आती है। फैमिली फोटो जमीन पर गिरी हुई थी। जैसे ही वो उसे उठाने के लिए झुकता है, पीछे से जेनेसिस फायर एक्सटिंग्विशर से हमला करती है। धड़ाम! जब होश आता है, वो खुद को रस्सियों से बंधा हुआ पाता है। रस्सियां खोलो! इवान चिल्लाता है, लेकिन जेनेसिस मुस्कुराते हुए उसकी एक नहीं सुनती। फिर बेला उसकी बेटी की स्कूल यूनिफॉर्म में कमरे में आती है और जो होता है वो इवान की आत्मा तक को झकझोर देता है। जेनेसिस उसे धमकी देती है, अगर तुमने बेला के साथ वो सब नहीं किया तो हम तुम्हारी वाइफ को वीडियो कॉल पर दिखा देंगे कि तुम हमारे साथ क्या कर रहे हो। डर, शर्म और मजबूरी के बीच इवान को झुकना पड़ता है। लेकिन जैसे ही जेनेसिस खाना लेने बाहर जाती है, इवान अपनी पूरी ताकत लगाकर रस्सियों को तोड़ता है, बेला को धक्का देकर गिराता है और भागता है। वो जेनेसिस पर हमला करता है, लेकिन एक बार फिर वो उसे बेहोश कर देती है। अब की बार जब होश आता है तो वो एक चेयर से बंधा हुआ था और दोनों लड़कियां उसके साथ क्यूज गेम खेलने लगती हैं। इसी बीच कैरन का वर्कर लुइस घर पर आता है। वो कैरन की मूर्तियां लेने आया था। जेनेसिस और बेला उसे झूठ बोलती हैं, हम इवान के कजिन हैं और वो किसी चोर के पीछे भागा है। लेकिन जैसे ही लुइस कैरन की बर्बाद की गई कला को देखता है, उसे इन दोनों पर शक हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, जैसे ही लुई ने इवान की चीख की आवाज सुनी, उसका दिल दहल उठा। वो दौड़कर उस कमरे में गया जहां इवान रस्सियों से जकड़ा हुआ पड़ा था। बिना एक पल गंवाए उसने इवान की रस्सियां खोलनी शुरू कर दी। उधर बाहर जेनेसिस और बेल कैरन की कीमती आर्ट पीस को तोड़ने में लगी हुई थी, एक ऐसी आर्ट जो लाखों की थी। लुई ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी उसकी सांसें लड़खड़ाने लगीं। अस्थमा का अटैक! और उसका इनहेलर, वो तो जेनेसिस के पास था। लुई ने उनसे इनहेलर लेने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके पैर लड़खड़ा गए और उसका सिर सीधा जाकर कैरन की उस महंगी आर्ट से टकराया। एक तेज धमाका हुआ और उसके सिर से खून बहने लगा। कुछ ही सेकंड में लुई ने दम तोड़ दिया। लुई की मौत पर जेनेसिस और बेल के चेहरे पर मुस्कान थी, एक बेरहम, डरावनी मुस्कान, मानो किसी की जान जाने से उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ये देखकर इवान समझ गया, ये दोनों लड़कियां केवल लड़कियां नहीं थीं, ये थीं साइकोपैथ्स। इसके बाद जेनेसिस और बेल ने लुई की डेड बॉडी को उसकी ही गाड़ी में रख दिया और एक नया खेल रच दिया। लुई और इवान के फोन से एक दूसरे को मैसेज भेजकर ऐसा दिखाने की कोशिश की कि लुई और कैरन का अफेयर चल रहा था। और जब इवान को यह पता चला तो उसने गुस्से में लुई का मर्डर कर दिया। अब इन दोनों ने शुरू किया अगला कदम, लुई को दफनाने के लिए घर के पीछे एक बड़ा सा गड्ढा खोदना। उधर कुर्सी से बंधा हुआ इवान किसी तरह अपनी वाइफ कैरन को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जेनेसिस और बेल आकर उसका आईपैड छीन लेती हैं। गुस्से से भरी जेनेसिस सब कुछ तोड़फोड़ कर देती है और फिर इवान के बाल काटकर उसे पूरी तरह अपमानित कर देती है। इसी दौरान उसे एक छिपी हुई गन मिलती है। वो बेल से कहती है कि इवान के हाथ पैर खोल दे, क्योंकि अब खेल शुरू होने वाला है, हाइड एंड सीक। लेकिन ये खेल कोई मासूम खेल नहीं था। नियम साफ थे, अगर इवान पकड़ा गया तो उसे गोली मार दी जाएगी। इवान जान बचाकर छुपने लगता है, लेकिन जल्दी ही जेनेसिस उसे पकड़ लेती है। वो मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन जेनेसिस उसे गन पॉइंट पर चुप करा देती है। अगली सुबह इन दोनों ने उसे गड्ढे के पास ले जाकर दफना दिया, लेकिन उसका सिर जमीन से बाहर छोड़ दिया। जेनेसिस कहती है, हम तुम्हें मारना नहीं चाहते थे, बस अपने मनोरंजन के लिए इस्तेमाल कर रहे थे।
तुम्हें टॉर्चर करके मजा आ रहा था। इसके बाद बेल इवान को उसका ही फोन दिखाती है, वो वीडियो जिसमें वो इवान की बेटी की स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर उसके साथ इंटीमेट हो रही है। ये वीडियो जेनेसिस ने रिकॉर्ड किया था। इवान बड़ी मुश्किल से अपना हाथ बाहर निकालता है और वीडियो को डिलीट करने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से वो लाइक बटन दबा देता है। कुछ घंटे बाद कैरन जब अपने बच्चों के साथ घर लौटती है तो सारा घर बर्बाद पाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता और वो सोचती है कि शायद इवान ने अपने दोस्तों के साथ पार्टी की होगी, और इसी डरावनी मनोवैज्ञानिक थ्रिल से भरी फिल्म का अंत हो जाता है।